Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome back to my YouTube channel DNA Decode with Ijaz. Dear students, FSC Biology Part 2, Chapter 25, New Book 2026 में आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इनको डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट को डिस्कस किया, ठीक है, और इसमें हम बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस में हार्मफुल इफेक्ट्स में टेम्परेचर राइज कर जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर राइज का मेन इफेक्ट इसका यही है। इसकी वजह से हम बेसिकली अर्थ टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी, हम इसको डिस्कस करेंगे, मेजर इफेक्ट है इसका, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस का। उसके बाद हीट वेव्स को एक्सप्लेन करेंगे। हीट वेव्स में भी बेसिकली ये शॉर्ट पीरियड है जिसमें टेम्परेचर राइज कर जाता है, ठीक है, अर्थ सरफेस का टेम्परेचर एक स्पेसिफिक एरिया में राइज कर जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, हीट वेव्स। इसके भी इफेक्ट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट फ्लड्स जो हैं, इसके काजेज हैं ग्रीन हाउस गैसेस के, फ्लड्स वगैरह आएंगे। उसके साथ साथ नेक्स्ट ग्लेशियर मेल्टिंग, जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर मेल्ट होंगे, जब ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो सडन जो है सेवियर फ्लड्स, उसका ये काजेटिव एजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर राइज होने की वजह से सी लेवल और जो आपके पास कोस्टल रीजन होगी, सी लेवल बढ़ेगा और कोस्टल रीजन बढ़ेगी। जब फ्लड्स आएंगे सी लेवल अल्टीमेटली बढ़ेगा, और जब सी लेवल बढ़ेगा तो कोस्टल रीजन का मतलब ये है कि जो कोस्टल एरियाज हैं, जो सी के बिल्कुल साथ वाले एरियाज हैं, ठीक है, वहां पे कटाव होना शुरू हो जाएगा और ज्यादा सारी जो पार्ट ऑफ अर्थ है वहां पे उन एरियाज की, वो किसके हिस्सा बन जाएगी, सी का, किसका, सी। ओके, नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, फूड इनसिक्योरिटी का मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो हमारे पास जो प्रोडक्टिव क्रॉप्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, उनकी यील्ड जो है वो कम होगी, ठीक है। उसके बाद हम इकोसिस्टम के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट्स देखेंगे ग्रीन हाउस गैसेस के और हाई टेम्परेचर के, हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के। ओके, तो सबसे पहले हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस में अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर, अर्थ का जो टेम्परेचर है एवरेज टेम्परेचर वो बढ़ जाता है, ठीक है, पूरी अर्थ का, और इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग जो है किसकी वजह से हो रही है, जब ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट, ठीक है, ये एब्रिविएशन भी आप लोगों ने माइंड में रखनी है। IPCC की एब्रिविएशन क्या है, तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेटिक चेंजेस पे ये जो आपके पास पैनल है ये इंश्योर करता है कि जो आपके पास ग्लोबल टेम्परेचर है वो कितना बढ़ रहा है, 1.1 डिग्री सेल्सियस ईयरली एनुअली, ठीक है। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स यहाँ लिखा हुआ है प्रीवियस नॉन इंडस्ट्रियल एरिया, जो पहले नॉन इंडस्ट्रियल एरिया था 17th सेंचुरी से 18th सेंचुरी से पहले, ठीक है, तो वहां इंडस्ट्रीज नहीं थी, वहां टेम्परेचर स्टेबल था। आजकल इंडस्ट्रीज होने की वजह से टेम्परेचर हर साल बढ़ रहा है 1.1 डिग्री सेल्सियस, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। ओके, किसकी वजह से बढ़ रहा है, इन्हीं ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से बढ़ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1%। कितना, 1%, लेस देन 1%, मींस दैट के जो आपके पास ग्रीन हाउस गैसेस हैं पाकिस्तान से कम एमिट हो रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहा है। क्लाइमेटिक चेंज का इफेक्ट पाकिस्तान पे पड़ रहा है ज्यादा, किसकी निस्बत ज्यादा, कि जितने वो ग्रीन हाउस गैसेस बना रहे हैं, बहुत कम बना रहे हैं, लेकिन इफेक्ट क्लाइमेट का ज्यादा हो रहा है, क्लाइमेटिक चेंजेस का ज्यादा हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेनफॉल के पैटर्न्स चेंज हो चुके हैं। अब रेनफॉल के पैटर्न्स चेंज होने का मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक एरिया में, स्पेसिफिक पीरियड में रेनफॉल्स, मॉनसून सीजनल जो आपके पास रेन्स होती हैं वो होनी थी, वो अपना पैटर्न चेंज कर चुकी हैं। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, हमारे पास आते हैं हीट वेव्स। अगर हम हीट वेव्स की बात करें तो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड है हॉट वेदर का, जो लास्ट जो रहता है
2 या 2 से ज्यादा दिन। वेदर का मतलब यही होता है कि शॉर्ट टर्म चेंजेस इन सीजन। अगर हम लॉन्ग टर्म चेंजेस इन सीजन की बात करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लाइमेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लाइमेट। और वेदर में हमारे पास एक स्पेसिफिक पीरियड आता है जिसमें डेज, सम डेज जो है सीजनल कंडीशनल चेंज होती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग इंश्योर करती है कि जो पाकिस्तान के जैकबाबाद और सीबी एरियाज हैं, ये हॉटेस्ट प्लेस हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है, जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हीट वेव्स की फैक्ट्स की बात करें तो हीट वेव्स में टेम्परेचर जैसे जैसे एक्सीड कर रहा है, ये बेसिकली डिस्टर्ब कर रहा है हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपको पता है कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 36.8 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो नेक्स्ट, अलाउ पेस्ट एंड मॉस्किटोस टू सर्वाइव फॉर द लॉन्गर पीरियड। जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक पीरियड बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो पीरियड है मॉस्किटोस और पेस्ट का वो भी बढ़ता जा रहा है। समर सीजन में आप देख लें, ठीक है, समर सीजन जो है वो लॉस्ट होता जा रहा है, ठीक है, बढ़ता जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ विल्ड फायर्स। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ने की वजह से विल्ड फायर हो सकती हैं। विल्ड फायर का मतलब क्या है, जो आप सुनते हैं मोस्टली के जंगलात में जो है वो आग लग जाती है, ठीक है, फॉरेस्ट फायर हो जाती है, ठीक है, विल्ड फायर जिसे कहते हैं, ठीक है, जो खुद ब खुद लग जाते हैं मोस्टली, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, रिजल्ट्स इन द ड्रॉट कंडीशन, खुश्की वगैरह का रिजल्ट बनेगा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ेगा तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फ्लड्स। ओके, वार्मर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो ये रेनफॉल काज करेगा, लेकिन हैवी रेनफॉल काज करेगा। और हैवी रेनफॉल किसके सबब बनेंगे, फ्लड्स का। किसका सबब? अब फ्लड ज्यादा होंगे तो इसके फैक्ट्स आपके पास कौन से हैं, तो आप लोग जानते हैं, ये डैमेज करेंगे, फॉरेस्ट को डैमेज करेंगे, ठीक है, होम्स को डैमेज करेंगे, सॉइल एरियन होगी। जब स्पीडली वाटर मूव करेगा अर्थ सरफेस के ऊपर तो वहां पे जो है जमीन का कटाव जो है वो भी बढ़ेगा, ठीक है, अपर एरिया से लोअर एरिया की तरफ। ओके, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, न्यूट्रिएंट डिप्लीशन, न्यूट्रिएंट्स को साथ बहा के ले जाएगा पानी। और कंटामिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज जो है बेसिकली वो कंटामिनेट होंगे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, स्प्रेड वाटर बॉर्न डिजीजेस, बीमारियां फैलाएंगे, ठीक है, फैलेंगी किसकी वजह से, पानी की वजह से, पानी खराब होने की वजह से। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स वगैरह को मुतासर करेंगे फ्लड। और डैमेज टू क्रॉप्स, और क्रॉप्स और एग्रीकल्चर को इफेक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ग्लेशियल लैक आउटबर्स्ट फ्लड्स। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन GLOFS एंड क्लाउड बर्स्ट, ग्लेशियल लैक आउटबर्स्ट फ्लड्स एंड क्लाउड बर्स्ट, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास ग्लेशियल लैक आउटबर्स्ट फ्लड्स हैं, ये सीवियर टाइप के फ्लड हैं जो किस वजह से आ रहे होते हैं, ब्रेकिंग डैम्स, डैम, नेचुरल डैम्स जो होते हैं उनके ब्रेक होने की वजह से, ठीक है। और ये वाटर रिलीज होगा तो इसके बहुत सीवियर टाइप के आगे इफेक्ट्स होंगे, ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी में पानी रिलीज होगा डैम ब्रेकिंग की वजह से, ठीक है। आपको पता है डैम्स में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वाटर को स्टोर किया जाता है। ओके, तो क्लाउड बर्स्ट जो है ये हैवी रेनफॉल है ओवर स्मॉल एरिया, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, बहुत ज्यादा आपके पास रेनफॉल होगी एक शॉर्ट पीरियड में एक स्मॉल एरिया में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लाउड बर्स्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लाउड बर्स्ट। नेक्स्ट, ग्लेशियल मेल्टिंग। अब ग्लेशियल मेल्टिंग में ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं, ठीक है, अब ग्लेशियर मेल्ट करते हैं तो ये भी फ्लड काज करते हैं। अब ये भी सीवियर टाइप का फ्लड काज करते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, GLOFS, ग्लेशियल लैक आउटबर्स्ट फ्लड्स। ओके, तो इंक्रीज इन द टेम्परेचर काजेस ग्लेशियर टू मेल्ट, ग्लेशियर जो है वो क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे। अब ग्लेशियर मेल्ट करेंगे तो इट काजेस फ्लड्स। अब पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे आपकी बुक के मुताबिक 2 ग्लेशियर यहाँ पे एक्सप्लेन्ड हैं, जिसमें हमारे पास एक बालतूरा ग्लेशियर आता है और दूसरा बतूरा ग्लेशियर। बालतूरा ग्लेशियर एंड बतूरा ग्लेशियर, ये दोनों आपको पाकिस्तान में नॉर्दर्न रीजन्स में GB गिलगित बल्तिस्तान में कराक्रम रेंज के अंदर मिलेंगे, ठीक है, कहां पे मिलेंगे, कराक्रम रेंज। तो ये डियर स्टूडेंट्स
मेल्टिंग रैपिडली, तेजी से मेल्ट हो रहे हैं। फैक्ट्स इनके क्या हैं? इट लीड्स टू, ये देखें, ग्लेशियल लैक आउट ब्रस्ट फ्लड्स, GLOFS, ग्लेशियल लैक आउट ब्रस्ट फ्लड्स इसका सबब बनेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास GLOFS हैं, ये डिस्ट्रॉय करेंगे विलेज को, ब्रिजेस को और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, ठीक है, पुल्स वगैरह को, ओके, होम्स को और इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आपके पास बिल्डिंग्स आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स है सी लेवल राइज एंड कोस्टल रीजन। सी लेवल राइज, फ्लड्स की वजह से टेम्परेचर राइज होने की वजह से पीछे आप लोगों ने पढ़ा है, रेनफॉल होगी, हैवी रेनफॉल होगी, ठीक है, ग्लेशियर मेल्टिंग होगी, ठीक है, ग्लेशियल मेल्टिंग। तो इससे बेसिकली क्या हो रहा है, पोलर आइस मेल्ट्स, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं एंड रिजल्ट्स टू इंक्रीज द सी लेवल। सी का लेवल जो है वो बढ़ रहा है, किसकी वजह से? टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से। और जहां पे आपके पास कोस्टल एरियाज हैं, जिसमें यहाँ पे एग्जांपल दी गई है ठट्ठा एंड बदीन, ठट्ठा एंड बदीन, कोस्टल रीजन्स इन सिंध, पाकिस्तान, सिंध के अंदर प्रेजेंट है कोस्टल एरिया। देखिए कोस्टल एरियाज का मतलब ये है कि इसके सिंध के दूसरी साइड पे आपके पास साउथ साइड पे अरेबियन सी लगता है। क्या कौन सा सी लगता है? अरेबियन सी। और पाकिस्तान की कोस्टल लाइन की बात करें तो इसकी कोस्टल लाइन तकरीबन 1056 किलोमीटर है, ठीक है, 1056 किलोमीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स, कोस्टल एरियाज जो हैं ये थ्रेटन, खतरे में हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या हो रही है, कोस्टल अरेजन हो रही है। कोस्टल अरेजन का मतलब ये है कि जो सी के, जो अर्थ के साइड पोर्शन हैं, जो पार्ट्स हैं, वो किसके हिस्सा बन रहे हैं? सी का हिस्सा बन रहे हैं। किसके हिस्सा बन रहे हैं? सी का। तो नेक्स्ट, कोस्टल अरेजन डैमेज द कोस्टल इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम भी किसमें किसका हिस्सा बन रहे हैं? सी का हिस्सा बन रहे हैं। किसका हिस्सा बन रहे हैं? जमीनी कटाव की वजह से किसका हिस्सा बन रहे हैं? सी का। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फूड इनसिक्योरिटी की बात करें तो हाई टेम्परेचर रिड्यूसेस ग्रेन्स, ग्रेन्स जो है उसकी यील्ड को कम कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर, ठीक है, जिसमें आपके पास व्हीट एंड राइस जो है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, ठीक है। हाई टेम्परेचर इंक्रीजेस द इवेपोरेशन ऑफ सोइल मॉइस्चर, सोइल के मॉइस्चर जो है वो खत्म हो जाएगा हाई टेम्परेचर की वजह से, मॉइस्चराइजेशन सोइल से खत्म हो जाएगी। एंड हाई टेम्परेचर काजेस फर्टाइल लैंड टू डेजर्ट, एक फर्टाइल लैंड जिस पे एग्रीकल्चर प्रोसेस हो रहे थे वो किस में चेंज हो जाएगी? डेजर्ट में। किस में चेंज हो जाएगी? डेजर्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम डेजर्टिफिकेशन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेजर्टिफिकेशन। क्लियर है? नेक्स्ट, हाई टेम्परेचर हैज नेगेटिव इफेक्ट ऑन द फूड प्रोडक्शन। तो वही बात है, फूड की प्रोडक्शन और क्वालिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इकोसिस्टम डिसरप्शन। इकोसिस्टम डिसरप्शन में टेम्परेचर चेंज होने की वजह से रेनफॉल का पैटर्न चेंज हो रहा है जो बायोडायवर्सिटी को इफेक्ट कर रहा है, और क्लाइमेटिक चेंज होने की वजह से स्पीशीज को फोर्स करती हैं कि वो एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जा रही हैं, एक जगह अपनी ओरिजिनल हैबिटेट जो है वो चेंज कर रही हैं, ठीक है। किसकी वजह से? टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीशीज फोर्स करती हैं, किधर जा रही हैं? चेंज देयर हैबिटेट, अपनी हैबिटेट क्या कर रही हैं? चेंज कर रही हैं, और माइग्रेट टू न्यू एरियाज। और जब ये न्यू एरियाज पे जा रही हैं तो इनके अंदर अडेप्टेशन भी होगी ऐसा ऐसा उस इन्वायरमेंट के लिहाज से। अगर वहां पे सर्वाइव करना है, वहां पे कंडीशंस और हैं, टेम्परेचर और है, ठीक है, कोल्डनेस और है, तो उसके मुताबिक सर्वाइव करना पड़ेगा। अब खुद के अंदर अडेप्टेशन लेके आ रही होती। अब जो स्पीशीज अडेप्ट कर जाती हैं वो तो सर्वाइव करेंगी, जो अडेप्टेशन नहीं कर पाएंगी वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो अडेप्ट टू न्यू एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड स्पीशीज दैट कैन नॉट अडेप्ट, और जो अडेप्ट नहीं होंगी वो क्या हो जाएंगी? एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।